चलिए, तो हमने लास्ट अब बोलो, कुछ पूछना है? ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सप्लाई के 5 पैरामीटर्स के बारे में बात की थी, है ना। सप्लाई किसकी होनी चाहिए, या तो गुड्स की या सर्विस की या दोनों की, है ना। बदले में कंसीडरेशन होना चाहिए इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए, और जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, है ना। हमने गुड्स के बारे में स्पेसिफिकली बात की थी कि गुड्स में एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी एंड सिक्योरिटी शामिल नहीं होती, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। सर्विसेज के केस में जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, बट मनी से रिलेटेड एक्टिविटी जहां पे सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है वो सर्विस है। और इसी तरीके से सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन को भी अगर फैसिलिटेट करवाया जाए तो वो भी सर्विस मानी जाती है। फिर हमने बिजनेस के बारे में बात की थी, रेगुलर प्रिक्यूनरी बेनिफिट हो या ना हो, रेगुलर बिजनेस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कमर्शियल मोटिव होना चाहिए, ठीक है। कंसीडरेशन, जब हम कंसीडरेशन के बारे में बात करते हैं तो कंसीडरेशन मॉनेटरी है तो भी चलेगा, नॉन मॉनेटरी है तो भी चलेगा, बट कंसीडरेशन होना चाहिए। एक्टिविटी के बिना कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के बिना एक्टिविटी सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती, जीएसटी लेवी नहीं करती, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन जो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, दैट इज टैक्सेबल पर्सन। यानी अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी आपने लिया हो या वॉलेंट्री लिया हो, यू विल बी कंसीडर्ड एज टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होनी चाहिए, सामने वाला व्यक्ति टैक्सेबल पर्सन हो या ना हो चलेगा। फिर हमने टैक्सेबल सप्लाई के बारे में बात की थी, ऐसी सप्लाई जो नॉन टैक्सेबल ना हो और एग्जम्प्ट ना हो वो क्या कहलाएगी, टैक्सेबल सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने 5 पैरामीटर्स के बारे में बात की कि कौन से 5 पैरामीटर्स अगर पूरे होंगे तो जीएसटी लेवी होगा, और हमने समझा था कि सप्लाई क्या है, इज अ टैक्सेबल इवेंट। जीएसटी लॉ में ये जो सप्लाई है ये कौन है, हीरो, ठीक है। इट इज अ टैक्सेबल इवेंट, और हमने बात की थी सब्जेक्ट टू 5 पैरामीटर्स, है ना। अब हमने क्या पढ़ा, ये हमने 5 पैरामीटर पढ़ लिए। अब हम क्या बात करेंगे, सप्लाई के बारे में बात करेंगे। सप्लाई किसको कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, ठीक है। आप ऐसा समझिए कि ये सप्लाई मतलब एक एक्टिविटी है, ठीक है, और इस एक्टिविटी के साथ क्या पूरे होने चाहिए, 5 पैरामीटर्स, ठीक है। किस एक्टिविटी को सप्लाई कहेंगे और किस एक्टिविटी को सप्लाई नहीं कहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका सही जवाब हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई के दायरे में ही नहीं आती तो फिर 5 पैरामीटर पूरे हो या ना हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी हम जिस भी एक्टिविटी की बात करें, जिस घटना की बात करें, वो सप्लाई के दायरे में फिट होनी चाहिए, ठीक है। और सप्लाई को डिफाइन करता है कौन सा सेक्शन, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। जब तक कुछ अदरवाइज ना कह दें, हर सेक्शन किसको बिलोंग करेगा, सीजीएसटी एक्ट को, हर सेक्शन बिलोंग करेगा सीजीएसटी एक्ट को, ठीक है। तो सेक्शन 7 ने डिफाइन किया गया सप्लाई, और सेक्शन 7 बोलता है सप्लाई के अंदर क्या क्या शामिल है, देखिए हम ये 4 क्लॉज पढ़ेंगे, ठीक। अगर कोई एक्टिविटी इन चारों में से किसी भी क्लॉजेस में कवर हुई तो वो सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी और क्लॉज AA।
अगर कोई भी एक्टिविटी इनमें से कहीं पर कवर हुई, हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, इनमें से कहीं पर भी कवर हुई तो वो सप्लाई कहलाएगी, अदरवाइज सप्लाई नहीं कहलाएगी। मींस एनी एक्टिविटी इज treated as supply if covered above, है ना। कोई भी एक्टिविटी सप्लाई कहलाएगी अगर इनमें कवर होती है तो। ठीक है, आप भी ऐसा नोट करें। वंशिका, पार्थ, लोकेश्वर, आक्षी, वो कहाँ गया काव्य? अच्छा, ओके। आप में से कोई नहीं गया कुंभ? हाँ, सही है, तो बढ़िया है। तो एवरीवन इज इंटरेस्टेड कि हर्षित अक्षिता का ऐसा कौन सा ऑफिस है जो कुंभ ले जाता है और अयोध्या ले जाता है? तो कंट्रीब्यूशन से जा रहे हो कि ऑफिस? हाँ, हाँ, ये अक्षिता है। फाउंडेशन इंटर हमारे पास क्या है, इनकी इनकी इंटर में ऑल इंडिया रैंक थी और अब ये फाइनल पढ़ रही है। इन्होंने कहा लोटस डेयरी से, है ना, लोटस डेयरी से इन्होंने इंटर्नशिप की। 9,000 पर मंथ इनका स्टाइफंड था और काम कराए या नहीं कराए बैठा के रखते थे 7 बजे तक। हाँ, हाँ, ट्रेनिंग करके अब से अपनी थोड़ा थोड़ा से उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा, अब ये फेस टू फेस क्लासेस कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो इनसे आप वो क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं कि लोटस डेयरी प्राइवेट लिमिटेड में इंटर्नशिप कैसे मिलती है। 9,000 रुपए का स्टाइफन अच्छा होता है भाई, है ना। लोग 9,000 रुपए में अपन तो राजा हो जाएंगे, 9,000 रुपए महीने आने लग गए तो। ठीक, बढ़िया बढ़िया, जाओ अक्षिता, कुंभ जाओ। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं? 144 साल बाद, है ना, 144 ईयर्स के बाद महाकुंभ लगा है। ठीक है, क्या होता है महाकुंभ पता है किसी को? मतलब क्यों क्यों लगता है महाकुंभ? व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस महाकुंभ? नहीं पता? मुझे भी नहीं पता, किसी को पता हो तो बता दो। हाँ, ये हमारे, ये अभी चैट जीपीटी बोलेंगे। बोलो विष्णु, बोलो। हाँ, नहीं, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ महाकुंभ? ये कुंभ है क्या? अच्छा, वो कुंभ होता है। जिसके अंदर से एक जगह यहाँ पे गिरी थी और यहाँ पे अमृत नीचे से निकलता है। दो यहाँ से नदी निकलती है, एक ऊपर से एक नीचे से निकल रही है, तो वो तीन मिल करके और वो कुंभ होता है। एक बार यहाँ हुआ, एक बार प्रयाग यहाँ हो गया, उज्जैन में होता है। अच्छा, ओके, ठीक है, चलिए।
सो मैं भी अब थोड़ी सर्च करूंगी, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों महाकुंभ होता है, क्यों कुंभ क्यों होता है। ये तो मुझे पता है, समुद्र मंथन, देवता और दानव, हाँ, अमृत कलश निकल। अच्छा, तो वो अमृत की बूंदे अभी पड़ी हुई हैं जो बटोरने जा रहे हैं सारे के सारे। हाँ हाँ, और अभी भगदड़ मची थी ना, कुछ लोगों को तो मोक्ष वहीं के वहीं प्राप्त हो गया। ठीक, चलिए, तो सप्लाई के बारे में हम बात कर रहे थे। सप्लाई एक एक्टिविटी है, अगर इन 4 क्लॉजेज में कहीं पर कवर हुई तो हम उस एक्टिविटी को सप्लाई कहेंगे, अदरवाइज हम उसे सप्लाई नहीं कहेंगे। अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई ही नहीं है तो वहीं पे गेम ओवर, बात खत्म, झंझट से मुक्ति, क्योंकि अगर सप्लाई ही नहीं है तो फिर जीएसटी भी लेवी नहीं होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 7(1)(a) की। और ये जो सेक्शन 7(1)(a) है, इसका दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए ये कहता है सप्लाई इंक्लूड्स। ठीक है, ये बोलता है सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई के अंदर क्या क्या एक्टिविटी शामिल है। नोट्स सबके पास है ना, आपके पास सबके पास है, ठीक है। अब मैं ना आपको नोट्स यहां से दिखाऊंगी कि हम कहां पढ़ रहे हैं, है ना। ये देखिए, पेज नंबर है, लेवियन कलेक्शन में दूसरा पेज है आपका, लेवियन कलेक्शन वाले चैप्टर में सेकंड पेज पे मिल गया, मिल गया ना, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इंक्लूड्स A AA B और C, यानी सप्लाई में क्या क्या शामिल है, सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c और 7(1)(a). यही हमने टेबल में यही लिखा ना, सेक्शन 7(1) क्लॉज A, क्लॉज B, क्लॉज C और क्लॉज AA, यही लिखा हमने, ठीक है। अब यहां पे हम यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला सेक्शन 7(1)(a) वाली डेफिनेशन का दिल बहुत बड़ा है। सेक्शन 7(1)(a) सप्लाई को कैसे डिफाइन करता है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जितने भी तरीके की एक्टिविटी हो सकती है वो सब 7(1)(a) में शामिल होती है। कितने तरीके की एक्टिविटीज हो सकती है और किससे रिलेटेड हो सकती है, या तो वो एक्टिविटी गुड्स की होगी या सर्विस की होगी, ठीक है। अब अपने आसपास, हाँ, या तो गुड्स या सर्विस या दोनों की। अब जब हम हमारे आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे, चलिए इसको ऐसे समझते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, कितने तरीके की, लाइक सेल, ठीक है, सेल। अब ये सेल क्या है, एक्टिविटी का एक प्रकार है। सेल क्या है, एक्टिविटी का एक प्रकार है। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है ना सबने, क्या खास बात होती है, व्हाट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेल को कैसे डिफाइन करता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेल को कैसे डिफाइन करता है, एक्सचेंज। युवराज, सेल शब्द को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कैसे डिफाइन करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल देयर। ओके, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सेल के लिए क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए।
ओके, और सेल कैसे डिफाइन करेंगे? सेल्स ऑफ गुड्स, हाँ मूवेबल गुड्स होते हैं, और टेल्स, और सोचिए। व्हाट इज लॉफुल? लॉफुल सेल और लॉफुल कंसिडरेशन? लॉफुल सेल, ओके। और कंसिडरेशन डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। और सोचिए। स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए, अगर स्पेसिफिक गुड्स नहीं हो तो? और ऋषभ? कनिका? और कुछ? विष्णु कुछ बोलेंगे आप? 2 शब्द कहेंगे? अच्छा चलो, ऑनलाइन वाले। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन मॉनेटरी टर्म्स। लोकेश्वर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सर्विसेज के बारे में कहाँ बात होती है? प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सप्लायर, सर्विस रिसीवर एंड गिवर। लोकेश्वर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सर्विस की बात होती है क्या? नहीं होती ना। सेल्स, contract of immediate exchange or agreed to sale of any product for specific consideration in a specific time of period। अच्छा, वंदना अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वंदना, वंदना अनम्यूट कीजिए। व्हाट इज दी, वंदना ने बोला प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। वंदना ने बोला प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। सही बोल रही है क्या? सही बोल रही है क्या? दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि जब भी हम सेल्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं, ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए। ऐसा ही होता है ना? ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिया आपने मुझे। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करते हैं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई में सारी तरीके की एक्टिविटी शामिल हो सकती है, सच एज सेल। हमने पहला एग्जांपल लिया सेल का, यानी ये सेल क्या है? एक तरीके की एक्टिविटी है। मेरे सामने सवाल ये है कि क्या इस एक्टिविटी को मुझे सप्लाई कहना है या नहीं कहना है? ठीक है, इस एक्टिविटी को, सेल नाम की एक्टिविटी को, एक गतिविधि है, एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को मुझे सप्लाई कहना है या नहीं कहना है? इस एक्टिविटी को मैं सप्लाई कहूंगी अगर इस एक्टिविटी के साथ कितने पैरामीटर पूरे होते हैं? 5। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक कार डीलर के पास जाते हैं। ठीक है, कार डीलर आपको कार क्या करता है? सेल। कार डीलर आपके लिए जो एक्टिविटी कर रहा है वो क्या है? सेल ऑफ कार, यानी वो आपको कार बेच रहा है। आपको वो कार बेच रहा है, इसका मतलब वो आपको कार का क्या ट्रांसफर करेगा? ओनरशिप एंड पोजेशन। ठीक है, कार डीलर का ये क्या है? अच्छा, ये कार क्या है? इसको क्या मैं गुड्स कह सकती हूं क्या? गुड्स है ना, कार गुड्स है। कार डीलर का ये क्या है? बिजनेस है। कार डीलर बदले में आपसे क्या ले रहा है? कंसिडरेशन ले रहा है। जीएसटी लगने के लिए कार डीलर को क्या होना चाहिए? टैक्सेबल पर्सन। और ये कैसी सप्लाई होनी चाहिए? टैक्सेबल सप्लाई। यानी अब आप देखिए, इस एक्टिविटी के साथ हमने कितने पैरामीटर पूरे किए? 5। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे? सप्लाई।
सप्लाई। सेक्शन 7(1)(a क्या कहता है? सेक्शन 7(1)(a कहता है कि सप्लाई में सप्लाई के सारे प्रकार की एक्टिविटी शामिल है, सच एज सेल। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया, सच एज सेल। दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया, और किस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब ओनली पोजेशन। ट्रांसफर का मतलब ओनली पोजेशन। ठीक है, आजकल शादियों का सीजन बहुत चल रहा है ना, शादियों का सीजन बहुत चल रहा है। ठीक है, अभी अभी दूल्हा है, उसको जिंदगी में बार बार थोड़ी दूल्हा बनना है, नहीं, एक बार बनता है तो क्या सोचता है? बहुत है, एक बार बहुत है, डरते डरते घोड़ी पे चढ़ता है, बेचारा डर जाता है तो बोलता है एक बार बहुत है। अब इतना पैसा, ये वन टाइम, अभी अब हम सब ना कितने इंटेलिजेंट प्रोफेशनल्स हैं, आप सब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। जैसे मान ले विष्णु की शादी हो गई, हो जाएगी, अब सीएमएफ होते ही नौकरी लग जाएगी और शादी हो जाएगी। अब जब विष्णु, अब क्योंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन चुके हैं, ठीक है, तो कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, डेड इन्वेस्टमेंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे, है ना। डेड चीजों डेड इन्वेस्टमेंट मतलब एक बार खर्च कर दिया फिर काम नहीं आएगा। तो शादी की शेरवानी अगर खरीदने जाएंगे तो क्या करेंगे? खरीदेंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की शेरवानी। बोले नहीं, 1 2 4 घंटे 5 घंटे पहनना है, उसके बाद फोटो देखता रहूंगा खुद की, पता लगेगा कितना खूबसूरत बढ़िया से लग रहा था, हैंडसम बॉय लग रहा था, है ना। तो अब क्या करेंगे? रेंट पे लेने जाएंगे, आजकल चलन है ना, रेंट पे लेने जाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक हर्ष शेरवानी हाउस, हर्ष शेरवानी हाउस, ये इनका क्या बिजनेस है? ये जयपुर के सारे दूल्हों को शेरवानी रेंट आउट करते हैं। होता है ना ऐसे, होता है ना, जैसे जिया बैंड का नाम सुना आपने? जयपुर में जिया बैंड है ना, बड़ा फेमस बैंड है, वही वाले बाजे होते हैं, वही गाने होते हैं, लेकिन फिर भी हाँ बड़ा फेमस है, उसको बुक किया जाता है। ऐसे ही ये कस्टमर कौन हो गए? विष्णु। ठीक है, हर्ष शेरवानी हाउस पे गए, हर्ष शेरवानी हाउस ने विष्णु को शेरवानी क्या की? ट्रांसफर। ओनरशिप नहीं दी, ओनली पोजेशन दिया। ठीक है, एक दिन का चार्ज किया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए चार्ज किया, और शेरवानी का क्या किया? ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर क्या है? इट इज अगेन ये एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है। ट्रांसफर एक एक्टिविटी, और ट्रांसफर की क्या खास बात होती है? ट्रांसफर में ओनरशिप नहीं दी जाती, केवल क्या दिया जाता है? पोजेशन। ये शब्द भी पढ़ा होगा ना सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, ट्रांसफर ओनली पोजेशन, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। ये ट्रांसफर किसका हो रहा है? शेरवानी का। और शेरवानी क्या है? गुड्स। हर शेरवानी हाउस का ये क्या है? बिजनेस। और बदले में इन्होंने विष्णु से क्या लिया? कंसीडरेशन। विष्णु ने तो सोचा था मेरा दोस्त है, ठीक है फ्री में दे देगा, लेकिन नहीं, हाँ, तो इन्होंने भी सोचा बस 500 रुपए का लिफाफा लेके जाऊंगा। अब हर शेरवानी हाउस क्या है? टैक्सेबल पर्सन, बिग शॉट है, बड़ा काम है इनका, और ये क्या कर रहे हैं? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक, यानी एक एक्टिविटी का प्रकार हो गया, और एक्टिविटी के साथ कितने पैरामीटर पूरे हो गए? 5। तो इस एक्टिविटी को भी हम क्या कहेंगे? सप्लाई। देखिए सेक्शन 7(1)(a) का इंटेंशन क्या है? सेक्शन 7(1)(a) बोलता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आपके सामने बहुत सारी एक्टिविटीज आएंगी। कभी कोई एक्टिविटी सेल के फॉर्म में आएगी, कभी कोई एक्टिविटी ट्रांसफर के फॉर्म में आएगी। उस एक्टिविटी पे जीएसटी लगे या ना लगे, इस बात को चेक करने के लिए आप क्या इंश्योर करेंगे? क्या उस एक्टिविटी के साथ 5 पैरामीटर पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे ना यहाँ पे, जैसे कार डीलर ने जब कार बेची थी तो सेल के साथ 5 पैरामीटर पूरे हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसफर के साथ 5 पैरामीटर पूरे हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और किस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर। बार्टर क्या होता है? गुड्स के बदले गुड्स, सर्विस के बदले सर्विस, गुड्स के बदले सर्विस, सर्विस के बदले गुड्स। ठीक है, यहां पे
ये भी एक नॉर्मल तरीके की एक्टिविटी है, बस फर्क क्या है यहाँ पे कंसिडरेशन कैसा है, नॉन मॉनेटरी। और हमने क्या पढ़ा था, हमारे को तो चलेगा ना, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी चलेगा। ओके, नाउ एक और शब्द एक्सचेंज, ठीक है, एक बार्टर एक एक्सचेंज। सुना है एक्सचेंज, सुना है एक्सचेंज, सुना है ना, ठीक है। वैलेंटाइन डे पे आइए, पुरानी वॉशिंग मशीन की जगह नई वॉशिंग मशीन ले जाइए, ऐसा होता है। तो जब पुरानी वॉशिंग, ऋषभ जब पुरानी वॉशिंग मशीन लेके जाते हैं तो नई वॉशिंग मशीन मिलती है, पुरानी वॉशिंग मशीन के बदले नई वॉशिंग मशीन मिलती है, पैसे देने पड़ते हैं, है ना। हाँ हाँ, आप थोड़ी वो वॉशिंग मशीन वाले के दामाद हो जो आपको पुरानी के बदले नई दे देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। क्या लेंगे, पैसा लेंगे, ठीक है। यानी मान लेते हैं कि क्या चल रहा है, वैलेंटाइन डे धमाका चल रहा है। अभी एक मिस्टर बाबूराम है, इन्होंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट करूं, वॉशिंग मशीन गिफ्ट करूं, ठीक है। तो ये गए ग्रेट ईस्टर्न पे, और ग्रेट ईस्टर्न पे क्या चल रहा था, वैलेंटाइन डे धमाका चल रहा था, पुरानी वॉशिंग मशीन लाइए, नई ले जाइए। और इन्होंने पसंद की, बाबूराम ने पसंद की एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन IFB की। कीमत है 45,000 रुपए की वॉशिंग मशीन है, ठीक है। बाबूराम ने, अच्छा ग्रेट ईस्टर्न ने बाबूराम को क्या दिया, न्यू वॉशिंग मशीन। और बाबूराम ने क्या दिया इनको बदले में, ओल्ड वॉशिंग मशीन प्लस 35,000 रुपए। पुराने वॉशिंग मशीन की कीमत कितनी निकाली गई, 10,000, तो पुरानी वॉशिंग मशीन और 35,000 रुपए। यानी ये कैसा कंसिडरेशन है, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी, ठीक है। इस एक्टिविटी को क्या कहा जाता है, एक्सचेंज। ये एक्सचेंज किसका हो रहा है, गुड्स का। ग्रेट ईस्टर्न का ये क्या है, बिजनेस। बदले में ग्रेट ईस्टर्न को क्या मिल रहा है, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी। ग्रेट ईस्टर्न क्या है, टैक्सेबल पर्सन, और वो क्या कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाई। यानी अब यहां पे हमने क्या लिया, एक और एक्टिविटी का नाम लिया, और एक्टिविटी क्या थी, एक्सचेंज। और सब GST लेविबिलिटी के लिए उस एक्सचेंज को सप्लाई कहने के लिए हमें क्या चाहिए थे, उसके साथ 5 पैरामीटर। तो बार्टर और एक्सचेंज में फर्क क्या हुआ, बार्टर में केवल क्या था, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। बार्टर में क्या था, नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। और एक्सचेंज में क्या होता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन, ठीक है। यानी अभी हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 7(1)(a) ने बोला ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज, ठीक है। सच एज का मतलब क्या होता है, ये सच एज वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब इनकी तरह, इनकी तरह, है ना। जैसे हमने बोला कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड इन दी पार्टी सच एज कुणाल, युवराज, क्रेश, वंशिका, ऋषभ, आरुषि। इसका मतलब इनके जैसे इंटेलिजेंट, सच एज, ठीक है। तो सच एज में हमने क्या क्या शामिल किया, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, ठीक है। चलिए अब एक और बात करते हैं, लीज। सुना है लीज, कितना बढ़िया सुबह से चल रहा है आज ये। अच्छा, लीज, ठीक। सो लीज शब्द सुना है, लेसर और लेसी, दो पार्टीज होती हैं, लेसर और लेसी, ठीक है। ये लीज टर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए आपको क्या समझ में आता है, लीज का मतलब क्या होती है, लीज क्या होती है, हाँ रेंट और
इट इज जस्ट अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जितना सोचेंगे उतना ऐसा दिमाग है ना, ये दिमाग है एक, ये सिंगल दुनिया में एक ऐसी धरातल पे मशीन है जिसको ज्यादा यूज करने से क्या, हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कुछ समय के लिए, ओके ठीक। क्या जब हम कोई चीज लीज पर देते हैं तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं, ठीक है। हाँ देखिए, दो शब्द होते हैं, एक रेंट और एक लीज। दोनों में फर्क क्या होता है? यूजुअली रेंट एग्रीमेंट्स ना शॉर्ट टर्म होते हैं और जो लीज एग्रीमेंट होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं। जैसे जमीनें है ना, माइनिंग के लिए जो जमीनें दी जाती है उनके लिए लीज कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी को अपना ऑफिस किराए पे देते हो तो वो रेंट एग्रीमेंट होता है। दोनों में चीज एक ही होती है ना, आप अपनी चीज किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, आप अपनी संपत्ति किसी को यूज करने के लिए दे रहे हो, बदले में या तो आप रेंट चार्ज करोगे या लीज रेंट चार्ज करोगे, बस फर्क है। रेंट शॉर्ट टर्म होता है और लीज लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है। अब क्या लीज डिपेंड करता है, लीज एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक मुश्त पैसा हो सकता है, टुकड़ों में हो सकता है, डिपेंड करता है कि हाँ एग्रीमेंट में क्या लिखा है। जैसे मान लेते हैं कि ये कुणाल है और कुणाल के पास एक लैंड है, ठीक है, और वो लैंड माइनिंग लैंड है, मिनरल रिच लैंड है, उसमें से कुछ खनिज पदार्थ, कुछ मिनरल निकल सकता है। और इनसे एक लीज एग्रीमेंट किया युवराज ने, $100 करोड़ का, ठीक, और कितने साल के लिए? 50 ईयर्स के लिए, ठीक है। यहां पर कुणाल ने युवराज को क्या दिया? अपनी लैंड यूज करने के लिए दी। अब क्योंकि ये यूज करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए दी, तो टेक्निकली इस चीज को हमने क्या बोला? लीज पे दी, ठीक है। यानी ये लीज क्या हो गई? एक तरीके की एक्टिविटी हो गई। कुणाल युवराज को कोई गुड्स दे रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं? सर्विस, क्योंकि पहली बात लैंड मूवेबल तो नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं यहां पे? इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं क्या? नहीं, यहां पे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। मैंने आपको लिखवाया था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी से अगर रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे तो वो क्या कहलाती है? सर्विस। तो यहां पर हमने, कुणाल ने युवराज को क्या दी? सर्विस। ये कुणाल का क्या है? बिजनेस, ठीक है। हमने बात की थी रोज लीज एग्रीमेंट नहीं करते हैं, पर अगर 5 साल में एक बार भी करते हैं तो भी क्या है? बिजनेस, कमर्शियल मोटिव है। इसके बदले में कुणाल को क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन, लीज रेंट मिल रहा है। कुणाल का टर्नओवर, टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ गए, हाँ टैक्सेबल पर्सन हो गए। और ये क्या है? टैक्सेबल सप्लाई। यानी हमने अभी यहां पर एक एक्टिविटी की लीज, और लीज के साथ अगेन कितने पैरामीटर पूरे हुए? 5। 7(1)(a) ने क्या कहा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जैसे कि सेल, जैसे कि बार्टर, जैसे कि एक्सचेंज, जैसे कि लीज, जैसे कि रेंट। यानी ये जो सेक्शन 7(1)(a ये क्या बोलता है? ये 7(1)(a की सप्लाई कैसी है? इच्छाधारी नागिन है ये, ठीक है। इच्छाधारी नागिन की क्या खास बात होती? देखा नागिन सीरियल देखा? मौनी रॉय स्टार बन गई नागिन कर सीरियल कर कर, कोई भी रूप धारण कर लेती है इच्छाधारी नागिन। हाँ हाँ, बट ये हमें बचपन से पता है, कॉमिक्स आती थी पहले, आप लोगों ने तो शायद नहीं पढ़ी होगी, नागराज और ऐसी कॉमिक्स नहीं पढ़ी ना? बड़ी मजेदार कॉमिक्स होती थी। हाँ, तो वो आजकल उन कॉमिक्स के ऊपर शोज बन जाते हैं पूरे पूरे, ठीक। तो एक वो ऐसी कॉमिक्स आती थी इच्छाधारी नागिन, बड़ा मजा आता था, ऐसे फैंटेसी सी लगती थी बहुत। वो इच्छाधारी नागिन तरह तरह के रूप ले लेती थी, उसमें सीरियल आया, बड़ा शो भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, बहुत अच्छी टीआरपी चलती थी उसकी। तो ये जो सेक्शन 7(1)(a है ये क्या है? इच्छाधारी नागिन। हमारे सामने ये तरह तरह के रूप बदल के आती है, जैसे कभी सप्लाई के जैसे आती है, सॉरी कभी सेल के जैसे,
कभी सेल के जैसे आती है, कभी एक्सचेंज के जैसे आती है, कभी ट्रांसफर के जैसे आती है, कभी बार्टर के जैसे आती है, कभी एक्सचेंज के जैसे आती है। तरह तरह के रूप बदल के आती है और इन सभी रूपों को हम सप्लाई बोलते हैं। और शर्त तो एक ही है ना, क्या? 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। तो सेक्शन 7(1)(a) की सप्लाई का दिल बहुत बड़ा है। इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। इसके अलावा भी आपके सामने अगर और भी किसी तरीके की एक्टिविटी आती है, जैसे आपने फ्रेंचाइज एग्रीमेंट सुना होगा, फ्रेंचाइजी होती है ना, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, किसी कॉफी शॉप की फ्रेंचाइजी ले ली। ये फ्रेंचाइजी भी क्या है? एक तरीके की एक्टिविटी। जो आपको फ्रेंचाइजी दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस। बदल उसका क्या है? बिजनेस। बदले में क्या मिल रहा है? कंसीडरेशन। वो कौन है? टैक्सेबल पर्सन। और क्या कर रहा है? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। आपको आपकी होंडा, आप अपनी स्कूटी है, उस स्कूटी का रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं। ये रिपेयर मेंटेनेंस भी क्या है? एक एक्टिविटी। जो रिपेयर मेंटेनेंस आपके लिए करके दे रहा है वो आपको क्या दे रहा है? सर्विस। ये उसका क्या है? बिजनेस। बदले में क्या ले रहा है? कंसीडरेशन। वो टैक्सेबल पर्सन है और टैक्सेबल सप्लाई। यानी अलग अलग तरीके की एक्टिविटी आपके सामने आएगी। उन एक्टिविटीज को सप्लाई कहने के लिए शर्त क्या है? 5 पैरामीटर पूरे होने चाहिए। ठीक है। चलिए अब है ना, हम नोट्स देखेंगे और नोट्स में ये डेफिनेशन कैसे लिखी है। देखिए क्या लिखा है। सप्लाई इंक्लूड्स, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 7(1)(a) ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज। इस सच एज के ऊपर ऐसे लिख लो, इच्छाधारी नागिन। अब ये नागिन सेल के फॉर्म में आए ऐसे करके, ठीक है, या ट्रांसफर के फॉर्म में आए, या बार्टर के फॉर्म में आए, या एक्सचेंज के फॉर्म में आए। लाइसेंस, लाइसेंस सुना है? टैली सुना है? टैली, टैली यूज करते हैं। टैली क्या होता है? ये जो कंपनी है आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का क्या देती है? लाइसेंस। जिस पर्टिकुलर एक पीसी पे अगर आपने चला लिया वहीं चलेगा, दूसरे पीसी पे वो नहीं चल सकता। तो टैली हम खरीदते नहीं है, हमें टैली का क्या मिलता है? लाइसेंस। रेंटल और लीज की हमने बात की। डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब हमारे घर के रद्दी को क्या करते हैं? डिस्पोज। वेस्ट को क्या करते हैं? डिस्पोज। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के पास जब मेटल और आयरन स्क्रैप इकट्ठा हो जाता होगा तो वो उसे क्या करती हैं? डिस्पोज। हमने बात की थी ना, ये भी क्या है? बिजनेस। जब मेटल स्क्रैप बेचते हैं तो बदले में क्या मिलता है? कंसीडरेशन। ठीक है, वो टैक्सेबल पर्सन है और टैक्सेबल सप्लाई। क्या लिखा है इसके आगे? में ये कोई भी एक्टिविटी आप करो, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन। इन एक्टिविटी को करने के बदले में क्या मिलना चाहिए? कंसीडरेशन। और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और ये एक्टिविटी करने का मोटिव बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पे कितने पैरामीटर पूरे हुए हमारे? 1, 2 और 3। इस डेफिनेशन में आप देखो 3 पैरामीटर की बात की गई है। पहला पैरामीटर क्या? गुड्स या सर्विस हो। दूसरा पैरामीटर कंसीडरेशन। तीसरा पैरामीटर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हमें कितने पैरामीटर चाहिए? 3 या 5? 5। यहां पे कितने लिखे हैं? 3, बाकी 2। टैक्सेबल पर्सन एंड सप्लाई, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स हैं। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट का मतलब ये तो होंगे ही होंगे। यानी अगर आप किसी को गुड्स या सर्विस देते हो, बदले में आपको कंसीडरेशन मिलता है, अगर ये आपका बिजनेस है, तो जीएसटी लेवेबिलिटी के लिए 2 चीजें और हो। क्या? आपके पास GSTIN है और आपके पास आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, तो ये 2 पैरामीटर बाय डिफॉल्ट हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब जीएसटी लेवेबिलिटी के लिए ये तो 2 होंगे ही होंगे। यही फर्क है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, संजू गोलगप्पे और कान्हा रेस्टोरेंट, दोनों आपको गोलगप्पे सप्लाई करता है। उन दोनों के बीच में फर्क क्या है? दोनों आपको गोलगप्पे दे रहे हैं, बदले में आप कंसीडरेशन दे रहे हो। ये उनका बिजनेस है और टैक्सेबल सप्लाई भी है। फर्क क्या है दोनों के बीच में?
टैक्सेबल पर्सन। एक के ऊपर जीएसटी लेवी होता है क्योंकि उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, दूसरे के ऊपर नहीं होता क्योंकि वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। तो ये दो पैरामीटर कैसे पैरामीटर होते हैं? बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब अगर है तो जीएसटी लेवेबिलिटी होगी और अगर नहीं है तो जीएसटी लेवेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। अगर अब अगला सवाल आप ये पूछें कि हमको कैसे पता लगेगा कि वो टैक्सेबल पर्सन है या नहीं? सरकार, जैसे आज हम आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें सरकार को जीएसटी देना है या नहीं देना है, ये किसकी अकाउंटेबिलिटी है, आपकी या हमारी? हमारी। आप, ठीक है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं है। डीमार्ट है, डीमार्ट को आप बताओगे क्या कि वो टैक्स दे गवर्नमेंट को जाके? नहीं ना। डीमार्ट को खुद को पता है कि अगर हमारा टर्नओवर इतना है तो हमें टैक्सेबल पर्सन बनना पड़ेगा। हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो जीएसटी लॉ में एग्जम्प्ट नहीं है। बाकी तो आपके सामने, आपको गुड्स देता है, बिजनेस करता है और कंसिडरेशन लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।